नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ साथ वायु प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। कल दिल्ली में AQI 407 दर्ज किया गया था, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपात बैठक कर ग्रेड 3 के नियमों को लागू कर दिया है। CAQM द्वारा लगाए गए GRAP के 3 प्रतिबंधों के अंतर्गत अब दिल्ली के सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह के तोड़फोड़ पर भी रोक रहेगी, साथ ही खनन पर भी रोक लगाई जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड है और इसी के साथ धुंध भी नजर आ रही है और ये धुंध है वायु प्रदूषण की। दीपावली के बाद से ये प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और ये प्रदूषण अब कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सांस की समस्या है उन लोगों के लिए ये हवा जहर से कम नहीं। और इसी बीच बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दें। आज PM मोदी दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारी मीटिंग का उद्घाटन करेंगे। ये मीटिंग 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि सबसे पहले PM मोदी अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर वो 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस 2 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और आपको बता दें कि दिल्ली स्थित BJP मुख्यालय में ये मीटिंग होनी है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर होगी बातचीत। तो वहीं आज पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी PM मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और ये बैठक आज होनी है, लेकिन ममता बनर्जी इस मीटिंग से अलग PM मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी PM मोदी से आज मुलाकात कर सकती हैं। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है और आज ये मीटिंग होनी है, लेकिन इस मीटिंग के तहत आज ममता बनर्जी PM मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। PM मोदी से मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने POK को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने PM मोदी से कहा कि इस वक्त पाकिस्तान काफी कमजोर है और POK लेने का इससे सही वक्त नहीं हो सकता। रावत ने कहा कि POK को छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस सरकार के दौरान संसद में इस बारे में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये मोदी सरकार के एजेंडे में होना चाहिए। हमें POK को सही सलामत ले लेना चाहिए और ये वक्त इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान कमजोर है। जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, उसको छुड़ाना हमारा दायित्व है और हमारी संसद ने वो प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हुआ है और हम समझते हैं कि मोदी जी की सरकार के भी एजेंडे में ये काम होना चाहिए। ये केवल बातों से नहीं होना चाहिए। इसको इस समय पाकिस्तान बहुत कमजोर हालत में है। ये समय है जब हम पाकिस्तान से ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकते हैं। तो वहीं गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। दूसरे चरण में कुल 93 सीटों पर वोटिंग होगी और वहीं इस चुनाव में 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 14 जिलों में होने वाले इस मतदान में CM भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया सीट पर, तो वहीं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल बेरमगाम सीट पर, अल्पेश गांधीनगर सीट पर आज वोट करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था और इसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, लेकिन सीधी टक्कर आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। बिरमगाम सीट से प्रत्याशी है हार्दिक पटेल और आज आखिरी लड़ाई। आज सभी वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर अपनी जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत की घोषणा कर दी है। लिखित में उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और वीवीआईपी वोटर्स आपको बता दें, पीएम मोदी आज अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अमित शाह नारायणपुर में मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल आज मेहसाना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अहमदाबाद में वोट करेंगे परबत पटेल, तो वहीं सांसद हसमुख पटेल आज अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय मंत्री देवू सिंह आज खेड़ा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वडोदरा में सांसद रजनबेन आज वोट करेंगी। तो ये वीवीआईपी वोटर्स हम आपको बता रहे हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नितिन पटेल पूर्व डिप्टी सीएम आज मेहसाना में मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और सांसद परबत पटेल अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। हसमुख पटेल जो कि सांसद है वो आज अहमदाबाद पहुंचेंगे और यहां वोट करेंगे। देवू सिंह चौहान आज केंद्रीय मंत्री जो आज खेड़ा में मतदान करेंगे। रंजनबेन भट्ट जो कि सांसद है आज वडोदरा पहुंचेंगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी। सांसद भरत डाबी आज मेहसाना पहुंचेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और शारदा पटेल आज मेहसाना में वोट करेंगी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रोड शो अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, रैलियों से ज्यादा। जबकि बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव बीजेपी नजर आए, ताबड़तोड़ प्रचार किए, पीएम मोदी खुद उतरे। और अब आपको बताएंगे कि हमारे पास तमाम संवाददाता हैं जो कि आज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, आपको एक एक कर बता रहे हैं। हमारे साथ नाजीम है, मानसिंह है, सिद्धपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, जमीला हमारे साथ बनी हुई है जो हमें पल पल की अपडेट पहुंचाएंगी। साथ ही हमारे साथ है परेश दोषी जो कि आज हमारे साथ एक एक की आपको बताएंगी किस तरह की तस्वीरें हैं। मनीष शाह, दीपक मौलिक हमारे साथ वडोदरा से जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे किशन सिंह राठौर जो पल पल की अपडेट आज आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कि किस तरह जनता में उत्साह है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि समीकरण क्या बन रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जिसने ताबड़तोड़ प्रचार किया, सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आई बीजेपी जिसने कई रैलियां की, पीएम मोदी खुद उतरे। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ रोड शो किया बल्कि अपनी जीत की भविष्यवाणी कर दी। तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रही। राहुल गांधी उस वक्त मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थे, लगातार भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। जबकि पिछली बार की बात करें तो राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया था और मंदिरों में दर्शन भी किए थे। इस बार क्या है और इसके मायने क्या है ये भी आपको बताएंगे। दूसरे चरण का रण शुरू हो चुका है, 93 कुल सीटें हैं, कुल उम्मीदवार 833। 27 सालों से बीजेपी गुजरात में काबिज है और अपने इसी जीत को वो कायम रखना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि अपना खोया जनाधार वो वापस हासिल कर ले। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि किस तरह जनता बदलाव चाहती है और हम किस तरह सत्ता में आ जाए। तो ये चुनाव 2024 की तस्वीर भी तय करेगा और इसी वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है। हम आपको बता रहे हैं इस बार 5 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, युवा मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपकी बात करें तो 93 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतारे, बीजेपी ने भी 93 प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार
90 है, जबकि एनसीपी के 2 प्रत्याशी, बीटीपी के 12 उम्मीदवार और बीएसपी के 44, एआईएमआईएम के 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, निर्दलीय के 285 उम्मीदवार और एनआरआई मतदाता 660 होंगे जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, दम भर रही हैं। 27 साल से बीजेपी क्या इस बार भी सत्ता में होगी, वो आपको बताएंगे। वो क्या अहम मुद्दे हैं ये आपको बता दें। बिजली का बिल, किसानों का मुद्दा और मुफ्त की सुविधाएं, ये तमाम वो मुद्दे जो इस बार बेहद खास रहे। प्रश्न पत्र, सुविधाएं, बुनियादी शिक्षा एक तरफ, जहां पर बीजेपी ने गिनाया कि किस तरह कांग्रेस के राज में गुजरात के हाल थे। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो मुफ्त के वादे किए जाते हैं ये महज रेवड़ी है। तो ये चुनाव के खास मुद्दे रहे। और गुजरात चुनाव में 2017 की क्या तस्वीरें थी वो समझ लीजिए। अहमदाबाद में 21 सीटें, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के खातों में कितनी आई थी। बहुत कम सीटों का ही अंतराल कांग्रेस के साथ रहा था, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। बीजेपी 4, कांग्रेस 0। बड़ोदरा की बात करें तो 10 सीटों पर बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिली थी। तो आज जहां गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो वहीं 5 राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। इन राज्यों में बिहार, यूपी, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। यूपी के मैनपुरी में लोकसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान होगा। ओडिशा की पादमपुर की विधानसभा, राजस्थान के सरदार शहर, बिहार की कुरहानी और छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर और यूपी की रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। यूपी में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे थम जाएगा। इन सभी सीटों के चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही आएंगे। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है। तो देखना होगा कि इस बार तस्वीर क्या होगी। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। तो वहीं रामपुर में भी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। खतौली यूपी की सीट, जहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें डिंपल यादव जो कि उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी की, जो कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर, मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं रघुराज सिंह शाक्य, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना। असीम रजा रामपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी जो कि खतौली विधानसभा सीट से हैं। खतौली विधानसभा सीट से मदन जो कि एसपी-आरएलडी के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, शाम 6 बजे तक मतदान थम जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इन उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा है। जबकि कड़े मुकाबले की बात करें तो विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर साफ नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी जो कि खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। मदन जो कि प्रत्याशी हैं एसपी और आरएलडी की तरफ से।
तो किन सीटों पर उपचुनाव होगा आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीट पर उपचुनाव, मैनपुरी की लोकसभा सीट पर यह उपचुनाव होगा। इसके साथ ही रामपुर की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। खतौली की बात करें तो यहां पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और आपको बता दें कि 7 बजे से मतदान शुरू होगा। बहुत कम वक्त का समय है जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचेंगे। भारत 24 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे, आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो किन सीटों पर उपचुनाव है, ये तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं। कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार हैं, ये भी तस्वीर आपको बता रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के इटावा से, जहां पर देखिए किस तरह पोलिंग बूथ को सजाया गया है गुब्बारों से। यहां पर साफ सफाई की गई है, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह की यहां पर तैयारियां की गई। और अब देखिए रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी खबरें और कुछ तस्वीरें फटाफट अंदाज में। रूसी सेना का अभ्यास शुरू, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन आर्मी पर रूस का ड्रोन अटैक, ड्रोन से हमला किया। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने किए तबाह। रूस के रिजर्व सैनिकों ने की माइन डिटेक्शन, मोर्चे पर तैनात किए गए सैनिक। रूसी वायुसेना ने नया डिफेंस सिस्टम किया लॉन्च, हवा और स्पेस हमलों से बचाएगा। रूसी ठिकानों पर अमेरिकी रॉकेट का अटैक, यूक्रेन आर्मी ने रॉकेट बरसाए, रूसी ठिकानों पर तबाही मचाई। बाखमुत में ग्रुप का बड़ा हमला, यूक्रेन आर्मी में 155 mm की जर्मन तोप के इस्तेमाल किए, कई गोले भी बरसाए। यूक्रेन में 25 का कॉम्बैट मिशन, रूसी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, हमला कर वापस लौटे यूक्रेनी फाइटर जेट। ईस्ट यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर हमला, रूसी ठिकाने तबाह हुए। यूक्रेन आर्मी ने M27 रॉकेट सिस्टम किया हमला, रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। जंग के बीच यूक्रेनी माइंस ने किया रूसी MBP का शिकार, ब्लास्ट के बाद उड़े रूसी मिलिट्री वाहन के परखच्चे। यूक्रेन ने मार गिराया रूसी हेलीकॉप्टर, फ्रांस के डिफेंस सिस्टम ने टारगेट किया। यूक्रेन ने ब्लास्ट से रूसी रेलवे ट्रैक उड़ाया, वेपन सप्लाई रोकने के लिए किया ब्लास्ट। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक, यूक्रेन ने अमेरिकी तोप से दागे ताबड़तोड़ गोले। यूक्रेनी सेना ने तोप से किया प्रहार, रूसी ठिकानों पर दनादन बरसाए गोले। रूसी ठिकानों पर बारूद बरसा रही PZ तोप, यूक्रेन आर्मी को जर्मन दे रहा घातक तोप। रूसी ठिकानों पर 203 mm तोप ने बमबारी की, वीडियो जारी, यूक्रेन के सबसे ताकतवर तोप पियों। बाखमुत माइन ब्लास्ट से रूसी टैंक हुए तबाह, कई सैनिकों के मारे जाने की सूचना। यूक्रेन की ब्रिगेड पर हमला, रूसी फौज पर गन और ड्रोन से किया अटैक। यूक्रेन आर्मी ने मार गिराया रूसी हेलीकॉप्टर, यूक्रेन एयर डिफेंस का एक्शन जारी। डोनेस्क में यूक्रेन आर्मी ने व्हीकल तबाह किए, डिफेंस बटालियन पर भी किया अटैक। रूसी सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन का विंग एक्शन जारी किया वीडियो। लुहांस्क में रूसी ठिकानों पर तबाही, यूक्रेन की कई बटालियन पर किया हमला, ताबड़तोड़ किए मिसाइल अटैक। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन फ्रंट लाइन के दौरान पहुंचे, पुतिन ने ग्राउंड जीरो पर यूक्रेन का युद्ध का जायजा लिया। रूस के कब्जे वाले इलाके को यूक्रेन कर रहा आजाद, बाबक इलाके में यूक्रेनी सेना ने फहराया झंडा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए भारत 24 के साथ।